नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस जो कल आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा बच्चों, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की सर्वप्रथम स्थापना हुआ था बच्चों। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। तो आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पे हुआ था? राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की स्थापना हुआ था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की विभिन्न सीटों पर महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? 33%, यानी कि 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं कुल सीट का। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, नगर पालिका का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो नगर पालिका की चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नई व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण व शहरी प्रशासन में तीन स्तर कौन से होते हैं? तो देखिए बच्चों, पहले हम लोग देखते हैं ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तर, फिर हम लोग शहरी प्रशासन के 3 स्तर को देखेंगे। तो ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तर हैं बच्चों, जैसे ग्राम स्तर पर है ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर होता है आपका पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और आपका जो जिला स्तर पर होता है जिला परिषद होता है। ये हो गया ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तर। और देखिए बच्चों, शहरी प्रशासन के 3 स्तर, तो नगर पंचायत होता है, उसके बाद होता है नगर परिषद, फिर होता है नगर निगम। सबसे छोटा होता है नगर पंचायत बच्चों, फिर उसके बाद होता है नगर परिषद होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? नगर निगम होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मेयर किसे कहते हैं? तो नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं बच्चों, अभी मैंने बताया पहले क्या होता है? नगर पंचायत होता है, फिर नगर परिषद होता है, फिर नगर परिषद के बाद क्या होता है बच्चों? आपका नगर निगम होता है। तो नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं, जो हेड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मेयर, और तो हिंदी में उसे क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं बच्चों। क्लियर है? उसे शहर का प्रथम नागरिक समझा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शहर का प्रथम नागरिक किसे समझा जाता है? तो मेयर को। क्लियर है? उसके बाद देखिए सारा, देखिए बच्चों, सारा क्वेश्चन आपका सिलेबस के अनुसार है। अब आपके मन में यहाँ पे सवाल उठ रहे होंगे कि सर सिलेबस आया ही नहीं तो आपको पता कैसे चला? तो देखिए बच्चों, टर्म 1 का आपका एग्जाम हो चुका है, ठीक है? तो टर्म 1 में जो जो चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो चैप्टर को हम लोगों ने मान लिया टर्म 1 का सिलेबस, और जो जो चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया था उस चैप्टर को हम लोगों ने मान लिया टर्म 2 का सिलेबस, और जो जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था उसी चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन और 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार किए बच्चों। क्लियर है? तो बेफिक्र रहिए कि सिलेबस से नहीं कराया, सिलेबस से करवाया जा रहा है सारा एनालिसिस करवा के। पहले मैंने क्यों नहीं करवाया? पहले 1-2 दिन मैंने एनालिसिस किया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जिला परिषद के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष कौन चुनता है? जो जिला परिषद का सदस्य होता है। जिला परिषद का चुनाव कैसे होता है? 7-8 पंचायत मिलाकर के भी हाल ही में झारखंड में आपका पंचायत चुनाव खत्म हुआ है, तो इससे काफी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जिला परिषद का चुनाव कैसे होता है बच्चों? 4-5 पंचायत मिला के, 5-6 या तो 7 भी हो सकता है, ठीक है? तो 7 पंचायतों की मिलाकर के जिला परिषद का चुनाव होता है, और जो जिला में जितने भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं बच्चों, ठीक है, 4 पंचायत के मिलकर के एगो चुनते हैं तो उसको जिला परिषद का सदस्य कहा जाता है। तो जितने भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो सभी मिलकर क्या करते हैं? जिला परिषद के अध्यक्ष को चुनते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव संबंधित चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राज्यपाल करता है। अगर देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में पूछे तब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों? अगर राज्य की बात करें तब राज्यपाल, राज्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो राज्यपाल, अगर देश के चुनाव आयुक्त की बात करें तब राष्ट्रपति। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख है? तो संविधान के 12वीं अनुसूची में, किसमें? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख है बच्चों। टोटल कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। अब भाग कितने हैं कमेंट करके बताइए, ठीक है? भाग कितने? बहुत आसान है यार। अनुसूची कितनी है, ये भाग कितने हैं, और अनुच्छेद कितने? आसान सा प्रश्न है, ठीक है? कितने भाग है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? मैं ऑप्शन दे देता हूं, 20 भाग, 22 भाग, 24 भाग, 25 भाग, ठीक है? कमेंट करके बताइए।
देखिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यही हो गया ना, उत्तर था आपका। देखिए 9वां प्रश्न है आपका कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। देखिए उन स्थानीय निकायों के पक्ष में शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब बांटना। ठीक है, क्या होता है? शक्तियों को बांटना, स्थानीय स्तर पर शक्तियों को बांटना ही क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण, जिन्हें जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि चलाते हैं। ठीक है, तो जैसे मुखिया उखिया चुनते हैं, इसी प्रकार से आपका क्या हो गया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्तर पर शक्तियों को बांटना ही क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है, शॉर्ट में आप लोग समझिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक स्तर का क्या तात्पर्य है। तो देखिए बच्चों, प्रशासनिक निकायों के गठन व उनकी शक्तियों के बारे में प्रावधान से को संबंधित प्रावधानों को संविधान के में रखे जाने से उनकी स्थिति को विशेष महत्व प्राप्त हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? संवैधानिक स्तर कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के ग्राम स्वराज्य प्रबंधन का अर्थ बताइए। तो देखिए बच्चों, गांधी जी चाहते थे कि ग्रामीण शासन वहां के लोगों की इच्छा पर आधारित हो तथा उनके द्वारा चयनित समाज के सेवकों के द्वारा संचालित हो। यही क्या था बच्चों? गांधी जी का ग्राम स्वराज्य प्रबंधन का अर्थ था। क्या अर्थ था? कि जो ग्रामीण शासन का है बच्चों, मतलब देखिए पूछा जाता है कौन सा अनुच्छेद को गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है, तो अनुच्छेद 40 को। ठीक है, इसके अनुसार क्या कहा गया बच्चों? जो वहां के जो ग्रामीण शासन व्यवस्था है वहां पर आधारित हो और वहां के द्वारा चयनित वहीं के जो लोग हैं उसी के द्वारा चलाया जाना चाहिए। ठीक है, समाज सेवकों के द्वारा संचालित हो। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है, अब हम लोग 3 नंबर वाले प्रश्नों पर आ गए हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, स्थानीय स्वशासन के निकायों से आप क्या समझते हैं? तो देखिए स्थानीय मामलों पर प्रबंधन स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। वे अपनी समस्याओं को जानते हैं तथा कुशलता पूर्वक उनका प्रबंधन कर सकते हैं। इसलिए ग्राम, कस्बा, जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की इकाइयां स्थापित होती है। जब जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इन संस्थाओं का संचालन करते हैं तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। राज्य की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों या आदेशों के अनुसार स्थानीय शासन के निकायों का गठन होता है और वे अपना काम करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या हो बच्चों? कि जो वहाँ के लोग हैं, मतलब क्या जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उसी के द्वारा क्या होना चाहिए? अपने स्थानीय मामलों की प्रबंधन एवं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसी को मतलब उसी का वहाँ पे शक्तियों, वहाँ पे जो प्रबंधन की शक्ति है उसी के हाथों में होना चाहिए, क्योंकि वे अपना समझ सकते हैं वहाँ की लोकल क्या समस्या है वो समझ सकते हैं कि एक गांव में क्या समस्या है कोई विधायक समझ सकता है क्या? नहीं। तो इस वजह से वार्ड को लगाया गया है। कोई भी गांव में क्या समस्या है तो वार्ड उसको समझेंगे, पंचायत में क्या समस्या है तो मुखिया समझेंगे, प्रखंड में क्या समस्या है तो पंचायत समिति के प्रमुख समझेंगे, जिला भर में क्या समस्या है तो जिला परिषद के अध्यक्ष समझेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये हुआ आपका स्थानीय स्वशासन के निकायों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, नगर निगम के गठन एवं उसके कार्यों का वर्णन करें। VBI क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, नगर निगम के गठन किस प्रकार से होता है, उसके क्या क्या कार्य हैं। देखिए नगरों में स्थापित स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर परिषद कहते हैं। बहुत बड़े नगरों में उन्हें नगर निगम कहा जाता है। देखिए जो छोटे छोटे होते हैं बच्चों, जो हाल फिलहाल में नगर बना जाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब शहर में परिवर्तित होता है उसे नगर पंचायत कहते हैं। थोड़ा उससे कुछ और बड़ा होता है उसे नगर परिषद कहते हैं। और उससे और कुछ जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब एक लिमिट रहता है कि इतना इतना मतलब क्षेत्रफल में शहर फैला हुआ रहना चाहिए, इतना उसकी जनसंख्या होना चाहिए शहर का। ठीक है, कुछ फैसिलिटी इस प्रकार से होना चाहिए तभी उसको नगर निगम बनाया जाता है। ठीक है, मतलब बढ़ाया जाता है। पहले नगर पंचायत होता है फिर उससे बड़ा होता है नगर परिषद बनाया जाता है, नगर परिषद के बाद नगर पालिका बनाया जाता है, नगर पालिका के बाद आपका नगर निगम बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य के कानून के द्वारा किसी भी नगर पालिका को नगर निगम का स्तर प्राप्त होता है। किसके कानून के द्वारा? राज्य के कानून के द्वारा, वहां के मंत्रिमंडल के द्वारा उसे पारित किया जाता है। देखिए इसमें महानगरों के लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियां होते हैं। इनमें से कुछ सरकारी मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं। नगर निगम में रोशनी, सफाई, जल आपूर्ति, सड़क, पुल निर्माण, प्राथमिक चिकित्सा, शिक्षा आदि की व्यवस्था करता है। अपने कामों को सुचारू रूप से करने हेतु नगर निगम अनेक समितियां बनाई जाती है। तो इसका गठन किस प्रकार से होता है बच्चों? पहले क्या होता है? नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होता है, नगर परिषद होता है। उसी को मतलब आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है? सबसे बड़ा शहर बन जाता है तो उसे नगर निगम बनाया जाता है। इस प्रकार से इसका गठन होता है और उसके राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। और इसका कार्य क्या है? ये रोशनी देना इसका कार्य, मतलब बिजली देना कार्य है, सफाई करवाना शहर का, जल की आपूर्ति करना, सड़क एवं पुल का निर्माण करना, प्राथमिक चिकित्सा एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था करना नगर निगम का
कार्य है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि पंचायती राज के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। पंचायती राज सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पे? राजस्थान के नागौर में। तो इसका क्या क्या उद्देश्य उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बच्चों 1959 में भारत के में पंचायती राज की स्थापना की गई। 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में इससे संवैधानिक मान्यता दी गई। इसके दो उद्देश्य इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर का है, पहले इतना लिख दिए तो 1 नंबर इतने मिल गया। ठीक है कि कब इसे सर्वप्रथम लागू किया गया था, उसके बाद फिर इस अधिनियम को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई, पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ कब? 1992 में। इसके दो उद्देश्य क्या क्या थे, पहला देखिए। पहला है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में के लोगों को इस योग्य बनाता है कि वे रोशनी, सफाई, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि से संबंधित विषयों का स्वयं प्रबंधन करें। दूसरा है कि यह लोगों को धरातल पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन एवं का प्रशिक्षण देता है। ठीक है, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था का किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था किया जाए, तो धरातल स्तर, गांव ही आपका सबसे ये जमीनी स्तर है। गांव के बाद फिर शहर आता है, शहर के बाद आपका कह सकते हैं बड़ा शहर आता है। ठीक है, नगर निगम, नगर परिषद, आपका मैंने बताया ना शहर भी छोटा बड़ा होता है ना। ठीक है, तो धरातल ही आपका सबसे निम्न स्तर है। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालन करने का यह क्या करता है, प्रशिक्षण देना, ये दूसरा इसका उद्देश्य है। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा की पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बच्चों किसी ग्राम के सभी वयस्क लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो किसी उस गांव के सभी वयस्क मताधिकार कौन होते हैं बच्चों, यहाँ पे मताधिकार लिख दीजिएगा। ठीक है, मताधिकार होते हैं उसके सदस्य कौन होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, उस गांव के सभी वयस्क मताधिकार कौन होते हैं बच्चों, उसके सदस्य होते हैं। इनकी वर्ष में 2 बार बैठक होनी चाहिए। यह अपने अध्यक्ष एवं अन्य कार्यकर्ताओं को चुनती है तथा अपने ग्राम के विकास से संबंधित योजनाओं को तैयार करते हैं। तो इसका साल में 2 बार बैठक होना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं अध्यक्ष को चुनती है एवं उसके साथ इसका बैठक होता है। और ये मतलब कि देखते हैं आपके गांव में भी ये होता होगा। ठीक है, और जो गांव में क्या क्या विकास होना चाहिए इसका साल में 2 बार क्या करते हैं, योजना तैयार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नगर पालिका के मुख्य कार्य क्या है। तो अभी कुछ देर पहले नगर निगम का मुख्य कार्य हम लोगों ने देखा बच्चों, रोशनी, स्वच्छता, आपका क्या होगा, यातायात के मतलब साधन जैसे हो गया आपका सड़क हो गया, पुल निर्माण हो गया, लोक यातायात, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करना हो गया। ठीक है, तो नगर निगम का जो कार्य होता है वही नगर पालिका का होता है, वही नगर परिषद का होता है, वही नगर पंचायत का होता है। ठीक है, समझाएंगे ज्यादा नहीं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लीजिए लिखा गया है, कीजिए होगा। ठीक है, कीजिए। तो देखिए बच्चों 1950 में भारत के संविधान लागू होने के बाद राज्यों ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू किया, जिनका मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था ताकि कृषि के उत्पादन में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग में प्रगति हो सके। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था बच्चों, मुख्य उद्देश्य क्या था, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र बच्चों उसका विकास किया जा सके, वहां पे जो घरेलू धंधे उद्योग धंधे हैं उसका विकास किया जा सके और कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि किया जा सके। तो ये इसका मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, इतना ही लिखना है क्योंकि समय आपके पास क्या है बच्चों, मात्र 1 ही घंटा आपके पास क्या है, समय है, इस वजह से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर में भी आ सकता है तो छोटा करके आप लोग लिख सकते हैं कि देखिए नगरीकरण का नगर पालिका प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए बच्चों स्वतंत्र भारत में भारी उद्योगों तथा रोजगार के अवसरों के बढ़ने के कारण नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। देखिए बहुत लोग क्या कर रहे हैं, रोजगार के चक्कर में हमारे गांव से भी लोग बाहर में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं। ठीक है, चेन्नई में रहते कि नहीं, तो किस क्षेत्र के लिए रहते हैं, किसके लिए रहते हैं, क्योंकि उसे रोजगार की प्राप्ति होती है। जिसका नौकरी लग गया वो क्या करता है, शहर में ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वहां पे शिक्षा की अच्छी स्तर है, बच्चों अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब अपने ये बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, इस वजह से वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो लोग ज्यादा इस वजह से वहां पे पलायन कर रहे हैं, इलाज कराने के लिए भी शहर ही जाते हैं। इस वजह से क्या करें, वहां बेहतर सुविधा के लिए बेहतर चिकित्सा, रोजगार की तलाश में लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पलायन का मतलब हुआ उठ करके चला जाना, वहां पे जाकर के बसना। ठीक है बच्चों, इसलिए शहरों में नई बस्तियां बनती चली जा रही है, लेकिन कमजोर वर्गों ने
के लोग गंदी बस्तियों में बसा रहे हैं, जहां तरह तरह की बीमारियां फैलती है। नगर पालिका या नगर निगम सभी के लिए साफ सफाई, रोशनी, जल आपूर्ति, प्राथमिक चिकित्सा, यातायात, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करता है। फिर भी आवास, जल, बिजली, यातायात की समस्याएं खड़ी रहती है। अपराध दर बदर बढ़ रहा है। नगरीय जीवन तनावपूर्ण हो रहा है। किसी कष्ट या कठिनाई में पीड़ित लोग स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के अधिकारियों के विरुद्ध धरने या प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे कितना कितना समस्या हो गया, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। देखिए बच्चों, क्या हो रहा है, गांव के लोग रोजगार शिक्षा के चक्कर में क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं शहर की ओर, तो वहां गंदी बस्तियों में जाकर के बस रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, प्राथमिक चिकित्सा अच्छा से नहीं मिल पा रही है, ठीक है, यातायात बढ़िया से नहीं हो पा रहा है, अपराध की दर बढ़ते जा रहा है, तनावपूर्ण में नगरीय जीवन तनावपूर्ण में लोग जी रहे हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के कष्टों की सामना उसे करना पड़ रहा है, ये प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महानगर निगम के महापौर, यानी कि यहाँ पे ये कह सकते हैं जैसे बीएमसी होता है ना, बड़ा बड़ा शहर का को क्या कहा जाता है, महानगर कहा जाता है, ठीक है। तो महानगर के निगम के महापौर के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इतना नहीं समझाऊंगा, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, उतना ज्यादा आने की संभावना भी नहीं है, लेकिन छोड़िए, चलिए एक बार मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए, नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की इकाई को नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। स्थानीय इकाई को क्या कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। लेकिन 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर को क्या कहा जाता है, महानगर कहा जाता है। मतलब जिस शहर की जनसंख्या क्या हो, 5 लाख से ज्यादा हो, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, महानगर कहा जाता है। इसके अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है, जिसका राज्य की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होते हैं। ये किस प्रकार से निर्वाचित होते हैं, जो जिस प्रकार से उस राज्य के कानून का निर्माण किया जाता है। उसके प्रत्यक्ष मतलब ये हो गया आपका डायरेक्ट, ठीक है, जिसमें जनता के द्वारा से चुना जाएगा, और अप्रत्यक्ष हो गया इनडायरेक्ट, मतलब जिसमें सरकार के द्वारा डायरेक्ट बना दिया गया, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट बना दिया गया, कोई उसमें चुनाव नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए महानगर निगम के आयुक्त महानगर निगम में एक आयुक्त होता है जो उच्च स्तरीय लोक सेवक होता है। महापौर नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा महानगर निगम की कार्यों के में महानगर आयुक्त की रिपोर्ट को देखता है। उसके बाद देखिए बच्चों, 20वां प्रश्न है कि पंचायती राज की त्रिपटलीय व्यवस्था का अर्थ बताइए। तो देखिए बच्चों, त्रिस्तरीय व्यवस्था मैंने आपको बताया कि ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत है, प्रखंड स्तर पर आपका पंचायत समिति की व्यवस्था की गई है, ठीक है, और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। तो इसी के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, 1959 में बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट ने सुझाव के अनुसार ऐसा पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुआ जिसमें नीचे ग्राम पंचायती थी, बीच में आपका पंचायत समितियां थी, शिखर पर आपका क्या था, जिला परिषद था सबसे उच्च पर, ठीक है। लेकिन राज्यों को छूट थी कि वे इस व्यवस्था के अनिवार्य संशोधन कर सकते हैं। अब नई व्यवस्था में त्रिस्तरीय नमूने को अपनाया गया। यदि किसी राज्य में की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वह दो पटलीय व्यवस्था होगी, नीचे ग्राम पंचायत और ऊपर जिला परिषद। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या क्या हो बच्चों, 20 लाख से अगर कम हो तो वहां पे क्या कर सकता है, जो बीच का स्तर होता है, मध्यवर्ती स्तर होता है, जो पंचायत समिति है, वहां पे पंचायत समिति रहना जरूरी नहीं है, वो चाहे तो नहीं रख सकते हैं, जरूरी नहीं, वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है। और जिसका 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो तो वहां पे तीनों स्तर पर क्या होती है, क्या होती है, स्थानीय, एक तरह से कह सकते हैं निर्वाचित किए जाते हैं, लोगों को निर्वाचित किए जाते हैं, अधिकारी बनाए जाते हैं, ठीक है। अधिकारी नहीं कह सकते बनाए जाते हैं, मतलब निर्वाचित किए जाते हैं। ये पंचायत समिति बनाया जाता है, ठीक है, सदस्य का नियुक्त किया जाता है, जिला परिषद का नियुक्त किया जाता है, और मुखिया का ग्राम पंचायत स्तर पर मुखिया का नियुक्त किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन व स्थानीय सब शासन में अंतर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा बच्चों। देखिए, स्थानीय विषयों का प्रबंधन वहीं पर स्थित सरकारी निकायों के हाथों में होना चाहिए। ऐसे निकायों में सरकारी कर्मचारी या अधिकारी चला सकते हैं। यदि निकाय जनता के द्वारा चुने हुए उसके उत्तरदायित्व प्रतिनिधियों के हाथों में है तो उसे स्थानीय स्वशासन कहलाता है। तो स्थानीय विषयों का प्रबंधन में देखिए क्या होता है, स्थानीय निकायों में क्या होता है बच्चों, स्थानीय शासन में क्या होता है कि जो वहां पे शासन व्यवस्था होती है बच्चों, वो किसके हाथ में होता है, सरकारी कर्मचारी के हाथ में होता है। और स्थानीय शासन में क्या होता है कि वहां जो जनता के द्वारा नेता चुना जाता है, प्रतिनिधित्व चुना जाता है, उसके हाथों में होता है, वह स्थानीय शासन कहलाता है, ठीक है। मतलब एक वो में आपका सरकारी आदमी रहेगा, एक वो में आपका जो जनता के द्वारा चुन के भेजेंगे उसमें रहेगा, किसमें, स्थानीय शासन में, और स्थानीय शासन में सरकारी आदमी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कि वित्त आयोग का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, 1993 के 73वें व 74वें संविधान संशोधन
अधिनियम के राज्यों के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था की है। कौन से अधिनियम के द्वारा? 73वें, और 73वें हो गया आपका पंचायती राज, और 74वें आपका हो गया नगर निगम नगर पालिका, ठीक है, शहर में स्थानीय स्वशासन, ठीक है, तो यानी कि नगर पालिका। तो देखिए बच्चों, इसी में क्या किया गया है कि वित्त आयोग की स्थापना किया गया है। हर 5 वर्ष के बाद राज्यपाल अपने राज्य के वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राज्य की सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के निकायों के बीच राजस्व के वितरण को सूत्र निर्धारित करेगा। कौन गठन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसका क्या काम रहेगा कि राज्य की सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के निकायों के बीच क्या करेगा? राजस्व यानी कि जो कर टैक्स है उसके वितरण के सूत्र को निर्धारित करेगा तथा उनकी आय बढ़ाने के साधनों को सुझाव देगा, किस प्रकार से उसकी आय को बढ़ाया जाए, टैक्स को बढ़ाया जाए। इस सुझाव नगर को राज्य के बजट के स्थानीय निकायों में वित्तीय सहायता की अंश दान मिलेगा। उसके बाद देखिए बच्चों, 23वां प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के आय के क्या स्रोत है, यानी कि ग्राम पंचायतों को कहां से आय मिलता है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित साधनों से आय की प्राप्ति होती है। पहला है कि गांव से एकत्रित लगान का 10% भाग क्या होती है? ग्राम पंचायतों को मिलता है। मतलब किसी भी गांव से कितना भी लगान मिल रहा है, ठीक है, मतलब टैक्स मिल रहा है, उसका 10% कौन रखता है? ग्राम पंचायत को दिया जाता है, बाकी बात 90% राज्य सरकार को जाता है। उसके बाद दूसरा है, खाद की बिक्री से पंचायत को आय प्राप्त होती है। किससे? खाद की बिक्री से। तीसरा है कि गांव में लगने वाले मेले, प्रियदर्शनी आदि पर कर लगती है। मतलब जिसे देख सकते हैं हटिया लगता है ना बच्चों, ठीक है, हटिया लगता है तो देखिएगा, मान के चलते प्रत्येक संडे या मंडे को आप लोग अगल बगल में भी हटिया लगता होगा, तो वहां पे देखिएगा क्या करता है, अगर कुछ आप बेचने जाइएगा तो 5 रुपए का टिकट देता है, तो 5-5 रुपया करके क्या लेता है, सभी दुकानदारों से लिया जाता है। तो वो किसको जाता है? पंचायत को जाता है। ये क्या है? ये पंचायत का स्रोत है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये गांव के मकानों पर लगाए गए गृह कर, मतलब गांव के मकानों पर जो टैक्स लगाया जाता है गृह कर, उससे क्या होती है? ये आय का स्रोत है। उसके बाद अपराधियों पर जुर्माना लगाया जाता है, मतलब नहीं जुर्माना लगाया जाता है तो ये गनवा कर ली तो पर अपना पैसा लाग तो जुर्माना, तो उससे भी क्या होता है बच्चों? जुर्माना से भी क्या होता है? ये गांव को, ये मतलब ग्राम पंचायत को पैसा, ये फी प्राप्त होता है, मतलब आय प्राप्त होता है। लाइसेंसों पर फी अधिक से ग्राम पंचायतों की आय प्राप्त होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, आखिरी क्वेश्चन है कि शहरी इलाका किसे कहेंगे? तो देखिए बच्चों, जिस क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5000 हो उसे क्या कहेंगे? शहरी इलाका कहेंगे। या तो कामकाजी पुरुषों की में कम से कम 75% कृषि से अलग किसी अन्य व्यवसाय में हो, मतलब जहां पे 75% लोग कृषि से जुड़े ना हो, मात्र 25% लोग कृषि से जुड़े हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग बच्चों? शहर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, शहरी इलाका कहेंगे। जनसंख्या का घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार, इस जनगणना के अनुसार, अरे भारत की लगभग 31% जनसंख्या कहां पे? शहरी इलाके में रहती है बच्चों। तो ये जो कंडीशन अप्लाई करेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? शहरी इलाका कहेंगे बच्चों। क्लियर है? मतलब 5000 से ज्यादा जनसंख्या होना चाहिए, 75% से ज्यादा जो कमाने वाले लोग हैं वो कृषि में नहीं रहना चाहिए, 75% अलग व्यवसाय में रहना चाहिए, कम से कम 25% हो सके तो 0% कृषि में रहना चाहिए, लेकिन कम से कम 75% आपका किसमें रहना चाहिए? अलग व्यवसाय में रहना चाहिए, कृषि से अलग, और जिसका घनत्व 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे? शहरी इलाका कहेंगे। देखिए बच्चों, इससे पहले भी आपका एक और 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ का, सॉरी प्लेलिस्ट का, तो उसे आप लोग जाकर के देख लेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। उसे भी देख लेंगे, सारा क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद बच्चों। वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे।